नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम इन्वायरमेंट की क्लास के अंदर पढ़ रहे थे और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ चुके थे। वायु प्रदूषण के अलग अलग जो गैसें हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके थे, किस गैस से कौन सा प्रभाव होता है, इसको नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैसे। और आज की क्लास के लिए मैंने आपको टॉपिक डलवाया था कि हम अगली क्लास में बात करेंगे घरेलू वायु प्रदूषण। देखिएगा, वो एक अलग स्रोत है गैस के माध्यम से, यानी कि वायुमंडल के अंदर जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं उनके आधार पर जो गैस के अंदर जो बदलाव होता है, जो प्रभाव पड़ता है, जो नेगेटिविटी आती है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब हम बात करेंगे कि घरेलू यानी कि जो घरों के अंदर हम जो जिन चीजों का यूज करते हैं, किन किन वस्तुओं का यूज करते हैं जिससे वायुमंडल जो है, वायु जो है वो प्रदूषण होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए घरेलू वायु प्रदूषण। किसके बारे में चर्चा करेंगे? घरेलू वायु प्रदूषण। घरेलू वायु प्रदूषण, ठीक है। चलिएगा, इसमें लिखना प्रारंभ करिए। सबसे पहले विश्व में लगभग 3 अरब लोग खाना बनाने एवं घरों को गर्म रखने के लिए ठोस ईंधन, जिसके अंदर लकड़ी, कोयला, कृषि अपशिष्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन्हें अवैज्ञानिक और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है। प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू वायु प्रदूषण परंपरागत ईंधन जैसे जलने वाली लकड़ी, गोबर आदि द्वारा खाना बनाने के कारण फैलता है। घरेलू वायु प्रदूषण के परंपरागत ईंधन के स्रोत है ये, इनके कारण फैलता है। अब टॉपिक वाइज लिखिएगा घरेलू वायु प्रदूषण। इसके अंदर पहला टॉपिक लिखिएगा वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। अब अलग अलग पदार्थों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं कि किन आधारों पर जो है वायु प्रदूषण होता है। तो पहला लिखिए वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। इसके बारे में लिखिए परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर, पॉलिश यानी कि जिसमें पेंट भी ले सकते हैं, नेल पॉलिश ले सकते हैं, और प्लास्टर जो आप मकानों के ऊपर चढ़ाते हैं वो पेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिश, ईयर फैशनरी जैसे पदार्थ घरेलू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। इनके प्रभाव से आंख, नाक, त्वचा में जलन, सिर दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। देखिएगा, जो आप लोग घरों के अंदर जो यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, नेल पॉलिश यूज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। पेंसिली, जिसके अंदर मैंने एक शब्द जोड़ा है उसका नाम है पेंसिली शब्द, ठीक है। तो फैंसी जो भी आइटम आप यूज करते हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होता है, जो कि आपके शरीर को यानी कि आपके त्वचा को मानसिक रूप से, आपके स्वास्थ्य को हानिकारक होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए। स्प्रे या फिर आप जिसको सेंट या फिर परफ्यूम जो आप बोलते हैं, तो ये चीजें आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि देखिएगा इससे जो है कई प्रकार की जो समस्याएं होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि कई जो लोग हैं, मतलब गर्मी का टाइम भी होता है, उसमें परफ्यूम या स्प्रे जो है उसको सूट नहीं करती है, उसके जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द करने लग जाता है, चक्कर आ जाते हैं, कई लोगों के त्वचा के ऊपर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हानिकारक जो है त्वचा के लिए और मानसिक रूप से है,
ठीक है। तो सेंट या परफ्यूम जो होता है ये भी मानसिक रूप से वायु प्रदूषण करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए, इसको जो है वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों के अंदर रखा गया है। ये किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इससे होता है वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे या फिर एग्जाम में अगर ऐसा सवाल बनता है तो आप लोगों को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। जो कि सेंट हो गया, आप जो भी तेल लगाते हैं या फिर जो भी इस प्रकार की जिसको मैंने फैंसी आइटम्स के अंदर रखा है, तो फैंसी जो भी पदार्थ आप यूज करते हैं जिसके कारण जो है वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जित होता है। कहने का मतलब आपके आसपास के वातावरण में या तो आप खुशबू हो सकती है या फिर बदबू हो सकती है, दोनों में से जो भी चीज आती है तो वही चीजें जो है वायु प्रदूषण के कारण बन जाती है। और उसका पहला जो यूनिट जो पहला टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है उसमें कहा गया है कि वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ये चीजें आती है। अब दूसरा टॉपिक लिखिए तंबाकू। सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप घरेलू वायु प्रदूषण के अंदर देखते हैं वह है आपका तंबाकू। इसके बारे में लिखिए, तंबाकू के बारे में लिखिएगा। इसके धुआं से व्यापक हानिकारक रासायनिक एवं कैंसर कारक रसायनों की उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव से आंख, नाक, गले में जलन, कैंसर, आस्तम एवं व्रेगोइड्स जैसे रोग हो जाते हैं। व्रेगोइड्स जैसे रोग हो जाते हैं। व्रेगोइड्स रोग जैसे रोग इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में तीसरा लिखिए जैविक प्रदूषण। तंबाकू प्रदूषण से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि आप लोगों के आसपास में या घरों के आसपास में या फिर समाज में आप लोग हर जगह देखते हैं कि हर जगह जो है इन चीजों का यूज किया जाता है। तो तंबाकू प्रदूषण के अंदर आपको पता है कि बीड़ी, सिगरेट जो भी चीजें होती है जो कि आप लोगों को गंध या सुगंध महसूस होती है, यानी कि देखिएगा वायु प्रदूषण से तात्पर्य यह है, और वायु प्रदूषण का संबंध इससे है सीधा सीधा, अगर आपको कहीं भी गंध आ रही है या तो आपको गंध महसूस होगी, ठीक है, गंध महसूस होगी या फिर आपको महसूस होने वाला है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा यह है कि आपको या तो गंध महसूस होगी, ठीक है, या फिर आपको सुगंधित, यानी कि एक प्रकार से अगर अपन कहें तो इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं, सामान्य परिभाषा के आधार पर या सामान्य याद रखने के आधार पर, कि वायु प्रदूषण उसी चीज को कहा जाता है कि उसका गंधहीन हो या फिर गंध हो, यानी कि किसी भी प्रकार की खुशबू हो या फिर अच्छी हो या फिर बुरी हो, अगर वो खुशबू के रूप में आ रही है या खुशबू के रूप में अगर आप अवशोषित कर रहे हैं या उसको अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, वायु के माध्यम से अगर आप उसको अनुभव कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि यह भी वायु प्रदूषण का एक हिस्सा है। वायु प्रदूषण के हिस्से के अंदर ये नहीं है कि जैसे बाइक से निकलने वाली धुआं जो है वही है, चूल्हे से या चिमनी से निकलने वाले या उद्योग धंधों से निकलने वाली धुआं ही प्रदूषण है या सिगरेट की धुआं ही प्रदूषण है, बल्कि आप लोग जो सेंट यूज करते हैं, जो तेल यूज करते हैं या फिर जो भी आपकी जो फैंसी आइटम्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, जिनके कारण आपके आसपास के वातावरण में, आसपास का जो क्षेत्र होता है, आसपास के क्षेत्र में जो आपको सुगंधित महसूस होता है, तो वो भी एक तरीके से वायु प्रदूषण का कारण होता है। और उससे मानव के ऊपर जो है नेगेटिव प्रभाव, यानी कि मानव शरीर के ऊपर ही नहीं बल्कि मानव के मानसिक रूप से भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि तंबाकू से कई सारी समस्याएं होती है, जिनके अंदर मैंने रोग भी लिखवा दिए, इसमें कई सारे रोग, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अब लिखिएगा जैविक प्रदूषण क्या होता है। इनमें पौधों का परागण, इनमें पौधों का परागण आप लोग जानते हैं, यानी कि पौधा जब खिलता है, जब उसके फूल आता है तो फूल जब वो खिलता है उस समय की बात है। परागण, कीट परिजीव, कवक, कीट परिजीव, कवक एवं जीवाणु को सम्मिलित किया जाता है, एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। इनके कारण एलर्जी एवं संक्रमण जन्य रोग उत्पन्न होता है। इनके कारण एलर्जी एवं संक्रमण जन्य रोग उत्पन्न होता है। कई बार आप लोग देखिएगा प्रकृति के अनुसार, अगर प्रकृति की बात करें तो कई बार आप लोग बाहर घूमने जाइएगा, जैसे आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र में या फिर आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाले भी जो क्षेत्र है उनमें अगर शुष्क वाला क्षेत्र अगर आपने कहीं देखा है तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो होगा सूरजमुखी। सूरजमुखी का पौधा शायद आप सभी जानते होंगे, एक पुष्प होता है, ठीक है, और वो गर्मी में या धूप हो, किसी ज्यादातर वो गर्मी या धूप का जो मौसम होता है इसी मौसम में ज्यादा खिलता है, ठीक है। वो सूरजमुखी का जो फूल होता है अगर उसको आप एक बार छू लेते हैं, ठीक है, उससे गंध आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन उससे अगर आप एक बार उसको छू लेते हैं तो आपकी त्वचा में जो है
मतलब खुजली संबंधित या फिर दांत संबंधित रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैविक प्रदूषण के अंतर्गत ये चीजें आती है। कई बार आप क्या करते हैं, कई बार आप किसान लोगों को देखते होंगे कि किसान लोग जो है अपने खेत में काम करते रहते हैं और कई सारी ऐसी पौधे जो है यानी कि आनुवंशिक पौधे जो है फसल के साथ में उगाते हैं या फिर कहीं से उनका बीज आ जाता है। जैसे अभी वर्तमान समय में एक गाजर घास, जिसको आप नाम जानते होंगे, गाजर घास, और गाजर घास का नाम जो है कांग्रेस घास भी उसको कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है उसके। तो गाजर घास जो होती है वो भी इसी प्रकार की घास होती है। अगर एक बार उससे आप मानव या फिर उससे एक बार जानवर अगर वहां से निकल जाता है या फिर उसके टच हो जाता है तो उसके बाद में जो है उसके लक्षण जो है या फिर उसके जो रिजल्ट जो है या फिर रिजल्ट जो है एक अलग तरीके के निकल कर आते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां से बालों का हट जाना या फिर चमड़ी का हट जाना, चमड़ी के अंदर खुजली हो जाना, ये बहुत सारे रोग होते हैं उससे। तो इस प्रकार की घासें जो होती है इनको जो है जैविक प्रदूषण के अंदर रखा गया है, ठीक है। क्लियर है बात? देखिएगा, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको आप घरेलू यूज करते हैं, जिसके अंदर गंधहीन और सुगंधहीन दोनों आते हैं। दूसरा तंबाकू, तंबाकू का सेवन आपके आसपास के क्षेत्रों में होता है। जैविक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा या जीवाश्म के द्वारा जो फैलता है या परिजीवों के द्वारा फैलता है, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी आपको काट ले, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये होता है। इसके बाद में लिखिएगा एक क्षेत्र और होता है, इसको बोलते हैं रेडियन, रेडोन, ठीक है। अब रेडोन से किस प्रकार का प्रदूषण होता है ये लिखिएगा। ये मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस जो कि शहरी घरों में कमजोर कमजोर वतयन के कारण ये घरों में सांद्रित होकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। सांद्रण होकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। ये मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस होती है जो कि शहरों के अंदर घरों में कमजोर वातवियन के कारण जो है घरों के अंदर सांद्रित होकर ये क्या कर देती है, फेफड़ों को कमजोर के कारण बना देती है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक टॉपिक, एक एग्जांपल आपको दूंगा। कई बार आप लोग देखिएगा शहर के अंदर आप लोग रहते होंगे, वैसे आप लोग सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप भी कई बार पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कहीं रिलेटेड आपके जो है सिटी में रहता है। सिटी में क्या होता है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय के भवन जो है वो तो फिर भी ठीक बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले के ऐसे घर है जिसके अंदर रसोई का कोई अता पता नहीं होता है। रसोई आप लोगों को पता है कि हमेशा जो है बाहर बनाई जानी चाहिए या फिर छत के ऊपर बनाई जाती है। इसका रीजन आपको पता है क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने इसमें लिखा है कि रेडोन के द्वारा भी जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि कैंसर जैसे रोग जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो रेडोन एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि पहले की जो प्राचीन जो भवन बनाए जाते थे, मकान जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर रसोई का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। वर्तमान समय में सबसे फर्स्ट जो है रसोई का ध्यान रखा जाता है कि उसको बाहर या आउटसाइड रखा जाए, ताकि जो भी उससे उत्सर्जन होने वाली जो गैस है या फिर उत्सर्जन होने वाले जो भी पदार्थ है या फिर जिस भी प्रकार का यानी कि आर्द्रता हो या नमी हो या किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति की गैस हो, तो उसका क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए। तो इसी प्रकार से, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि इस प्रकार से मृदा के अंदर प्राकृतिक रूप से ही ये निकलने वाली गैस होती है, जो कि मकानों के अंदर, जो घरों के अंदर जिसको कमजोर हिस्सा जो होता है वहां से इसका उत्सर्जन होता है। भूमि के अंदर से ही निकलती है, मिट्टी के अंदर से उत्सर्जन होता है, उसके कारण सांद्रण हो जाता है। सांद्रण हो जाने के कारण जो है मतलब सांस लेने वाले जो लोग, जिन लोगों को आप पता है कि जिनको सांस की बीमारी होती है, जो तंबाकू का लगातार सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तो उसका सांस लेने वाली दिक्कत लेने वाली जो चीज होती है, या फिर जिस प्रकार से आप तलगर उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तलगर जो होता है वो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर आपको सांस लेने में कठिनाइयां होती है और उस कठिनाइयों को जो है रेडोन के अंदर रखा गया है कि उस कठिनाइयों के कारण, वो सांस लेने की जो कठिनाइयां है वो एक दिन फेफड़ों के अंदर कैंसर का कारण बन सकती है। तो मानव को जो है यानी कि इंसान को जो है ज्यादातर जो है, जिस प्रकार से आप लोग शहरों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनके अंदर शीशों के अंदर जो शीशा होता है इसके अंदर लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर लंबे समय तक काम करने से उन व्यक्तियों के अंदर जो आपको पता है कि कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाना, कई सारी बीमारियां ऐसे अचानक हो जाती है जिनके कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके परिणाम है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वायु प्रदूषण और शोषण से रिलेटेड है, जो कि हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस में इन चीजों को और टेक्निकल रूप से मैं आपको खोलकर और चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरे पास डिजिटल साधन नहीं है, लेकिन आपको अगर डिजिटल साधन होता तो शायद मैं इसको आप लोगों को जीवन में रियलाइज होता कि वाक्य में हमने कहीं पढ़ा था शायद, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद में अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, इसमें लिखिएगा, इधर देख लीजिएगा आप। सबसे पहले गलती मत करिएगा लिखने के अंदर, फॉर्मेलाडहाइड, फॉर्मेलाडहाइड,
लार्ड हाइट। इसके अंदर लिखिए आप लोग, यह है कॉर्पोरेट, यह कॉर्पोरेट तापरोधिक फॉर्म आदि से उत्पन्न होता है, आदि से उत्पन्न होता है। यह आंखों एवं नाक में जलन एवं एलर्जी उत्पन्न करता है। यह आंखों एवं नाक में जलन उत्पन्न करता है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, वायु प्रदूषण का स्रोत है। अब इसके बाद में टॉपिक डालिए वायु प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, तो ये घरेलू वायु प्रदूषण हो गया। इसके बाद में आप लोग टॉपिक डालिए वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से देखिएगा, घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत आपको पता है कि पहला वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दूसरा तंबाकू, तीसरा जैविक, चौथा रेडोन और पांचवा जो है फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे इस चीजों के बारे में। अगला टॉपिक जो है आप लोग लिखिएगा वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के प्रभाव, वायु प्रदूषण के प्रभाव के अंतर्गत लिखिएगा वायु प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्य पर ही अपितु पर्यावरण पर भी पड़ता है। न केवल मनुष्य पर अपितु पर्यावरण पर भी पड़ता है। पहला लिख लीजिए मानव पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख लीजिए। ये जो सांस लेने वाली तकलीफ है, ये सारी चीजें जो है ये एक अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसको लिखना कैसे है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक लिखिए मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि मानव पर किस प्रकार का वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, इसमें लिखिएगा मानव पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव। इसके अंतर्गत लिखिए स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। वायु प्रदूषण श्वसन तांत्रिक तंत्र, फेफड़ा एवं रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा रोग, अनिद्रा रोग, थकावट, सिर दर्द, टीबी, ब्रैकफाइड्स, विलोनिस इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इत्यादि रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं मानव के अंदर वायु प्रदूषण या स्वच्छ वायु नहीं मिलने के कारण। अब दूसरा लिखिए वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव। दूसरा लिखिए वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर प्रभाव। इसमें लिखिए वनस्पति पर वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला लिखिए अम्लीय वर्षा, दूसरा लिखिए ओजोन परत का क्षय होना, तीसरा लिखिए पर्यावरण पर प्रभाव, तथा चौथा लिखिए जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव। पहला लिख लिया अम्लीय वर्षा होना, दूसरा लिखिए ओजोन परत का क्षय होना, तीसरा लिखिए पर्यावरण पर प्रभाव और चौथा लिखिए जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव। और पांचवा लिखिएगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि से पौधों की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित होती है, विभिन्न क्रियाएं जो है प्रभावित होती है। एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा और लिख लीजिए वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिएगा अब आप लोगों को एक घटना में आपको याद दिला देता हूं। आप लोगों को याद नहीं होगी तो उस घटना को भी आप लोग याद कर लीजिए। उसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रिसदी, यानी कि एक ऐसा विस्फोट होता है भोपाल के अंदर। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए इसी के अंदर, क्योंकि वायु प्रदूषण के प्रभाव के अंतर्गत ये भी आती है। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग भोपाल गैस त्रिसदी। भोपाल गैस त्रिसदी के नाम से इसको जाना जाता है, आप लोग लिख लीजिए। और जो जलीय
जिसको आप लोग उत्तराखंड की तिरसदी कहते हैं, वो कौन सा होता है? वो जिस समय बाढ़ आता है उसके बारे में हमने पहले ज्योग्राफी में जिक्र कर चुके हैं। वैसे इसमें लिखिए भोपाल गैस तिरसदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में स्थित कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन टैंक नंबर E610 में उत्प्रेरक पदार्थ युक्त जल प्रवेश कर गया। उत्प्रेरक पदार्थ युक्त जल जो है प्रवेश कर गया। इससे धीरे धीरे लगभग 40 टन विषैली मैथिल आइसोसाइनेट गैस निकली और सारे शहर में फैल गई और कुछ ही घंटों में हजारों लोग कालग्रस्त हो गए। इस गैस ने पेयजल, मिट्टी, तालाब तथा जलाशयों के जल को प्रदूषित कर दिया तथा गर्भ अवस्था में शिशु यानी कि भ्रूण के अंदर नवजातों को यानी कि छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को आदि को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो इस प्रकार से देखिए बेटा, भोपाल के अंदर एक गैस का जो है विस्फोट हो गया था। आप लोगों को सभी को शायद पता होगा क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी में चीजें पढ़ी होगी। तो दिसंबर 1984 की बात है, 2-3 दिसंबर की बात थी, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में जो है एक टैंक जो था, टैंक का नाम जो मैंने लिखवाया कि A610 जो टैंक था, E610 यानी कि 610वें नंबर का एक टैंक था। उसके अंदर जो है एक उत्प्रेरक कारक जो गैस होती है वो रिसाव कर गई थी और उसके कारण हजारों लोग जो है यानी कि मौत के मुंह चले गए थे और उसका इस प्रकार का प्रभाव पड़ा था कि वो तालाब, जल सब कुछ प्रदूषित कर दी थी एक तरीके से। तो इसके बारे में मेथिल आइसोसाइनेट गैस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप ले लीजिए क्योंकि साइंस की है वैसे, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, देखिएगा। अगर आप अलग नोट लगाकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। आइसोसीनेट, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आप लोग नोट लगा के लिखना चाहते हैं, टॉपिक डाल के लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें लिखिएगा CH3NCO यानी कि MIC इसको बोलते हैं। ये एक रंगहीन औष उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस होती है जो अत्यंत विषैली होती है, जो कि अत्यंत जहरीली होती है ना, अत्यंत विषैली होती है। इसका प्रयोग कार्बनेट कीटनाशकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यानी कि कार्बनेट कीटनाशकों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो फसलों में अनुवांशिक जो कीट लग जाता है उनको मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना CH3NCO, ठीक है। MIC इसको पूरा नाम है, तो इसको MICC के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भोपाल के अंदर त्रिशुद्धि गैस का विस्फोट हो गया था, ठीक है। चलिएगा, अब लिखिएगा वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अगर मान लो ऐसे सवाल आ जाए, वैसे ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारे पूछे गए हैं और उम्मीद है मुझे कि इस बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपसे पूछ लिया जाए। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। कई बार सवाल का पैटर्न जो है चेंज होता रहता है, तो इस प्रकार से मान लीजिए पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि अगर इतना पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लेना जरूरी है। पहला लिखिए वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण। अब इसमें टॉपिक चलेंगे आपके। पहला लिखो वाहन द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण। इसमें लिखिए पहला वाहन द्वारा उत्सर्जन में नियंत्रण और इसका पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंटों में लिखिए आप लोग, क्योंकि पॉइंटों में अच्छा रहता है और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी आपको। लिखिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन समिति के अनुसार, लिखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन समिति के अनुसार कुल पीएम यानी कि प्रोटोकॉल मैटर उत्सर्जन का 56% तथा एनऑक्सो यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का 70% डीजल वाहनों के द्वारा उत्पादित होता है। डीजल वाहनों के द्वारा उत्पादित होता है। दूसरा लिखिए इसमें, भारत ने वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमों को स्वीकार किया। इस योजना में 4 मुख्य मेट्रो शहरों में भारत ने स्टेज उत्सर्जन नियम को लागू किया था। इसमें साफ ईंधन व उच्च दक्षता युक्त का प्रयोग किया जाता था। अप्रैल 2017 तक VS4 नियम भारत के सभी शहरों में लागू कर दिया गया। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में VS4 नियमों में सीधा VS4 मानक को लागू कर दिया तथा 1 अप्रैल 2020 में संपूर्ण देश में VS4 लागू हो गया। पहले कुछ राज्य में और कुछ शहरों में लागू किया गया इस नियम को, उसके बाद में जो है संपूर्ण भारत में 2020 में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 में पूर्ण देश जो है उसमें VS4 लागू कर दिया गया है। करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, ध्यान रखना चाहिए आपको। इसके बाद में लिखिए, एनजीटी द्वारा सभी वाणिज्य वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरणीय लैब कर लागू कर दिया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों के द्वारा उत्सर्जन गैस मानी जाती है। इसके बाद तीसरा टॉपिक लिखिए, दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर ऑडिट E1 नियमों के तहत एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां तथा दूसरे दिन सम संख्या वाली गाड़ियों को चलने का संचालन किया जाता रहा है। संचालन किया जा रहा है। चौथा लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 सीसी से ऊपर डीजल तथा लग्जरी गाड़ियां के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा वर्ष 2005 से पुराने वाणिज्यिक वाहनों को NCR क्षेत्र में घुसने पर रोक लगा दिया गया। यानी कि जो नगरीय अधीन जो क्षेत्र है उसमें घुसने से रोक लगा दिया गया 2005 से जो पुराने वाहन थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी तो फिर भी कम है केजरीवाल सरकार बनने के बाद, तो उससे पहले जो है यानी कि वहां पर दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ था कि आप लोगों को पता हो तो कि वहां से जो बड़ी लग्जरी गाड़ियां है वो बहुत सस्ते रेट में बिकने लग गई थी, क्योंकि वहां पर सरकार ने जो है बंद कर दिया था। 2000 सीसी से ऊपर वाले डीजल की जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया गया था। कंपनियों को वहां से भगा दिया गया था कि आप यहाँ पर नहीं बेचेंगे और यहाँ पर जो है इसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार मजबूर हो गई थी, क्योंकि वायु प्रदूषण इतना हो चुका था कि गर्मी का समय हो या फिर सर्दी का समय हो या बारिश का समय हो, ऐसा लगता था कि शीतकालीन जो धुंध है वो छा रही हो। आज भी दिल्ली के अंदर ऐसा ही दिखता है, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। ठीक है, तो विद्युत का कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। और अभी विद्युत के अगर टॉपिक आ गया है तो देखिएगा, एक चीज और याद आई मुझे उस चीज से। वर्तमान समय में आपको पता होगा कि चाइना जो है 3rd वार जो होने वाला है, तीसरे वार के बारे में बात कर रहे थे, तो न्यूज के अंदर एग्जैक्ट मैंने अभी देखा था और आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से भी चाइना जो है विद्युत के रूप से जो है भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भारत के जो विद्युत जो सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश की गई है चाइना के द्वारा। तो इस रिपोर्ट पर भी आप थोड़ी अपना प्रकाश डाल लीजिएगा और देख लीजिएगा ना। ठीक है, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, NDTV से पढ़ लीजिएगा, संसद टीवी से पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी राज्यसभा टीवी से पढ़ लीजिए, कहीं से भी आप जहां से भी आपको रिपोर्ट अच्छी लगे वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिए। 5वां, NGT ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को डीजल वाहनों को खरीद ना करने को कहा है, खरीदारी ना करने को कहा है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डिपेंड कर दिया है कि आप चाहो तो आपके राज्य में ये डीजल वाले जो वाहन है इनको खरीदने दीजिए या फिर आप नहीं चाहो तो मत खरीदने दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखिए,
अब इसका दूसरा टॉपिक लिखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसके अंदर लिखिए, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करना है, जिससे वर्ष 2020 तक 1.5% CO2 उत्सर्जन की कमी की जा सकती है, कमी की जा चुकी है। ठीक है, 2020 तक 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसका उत्सर्जन कम किया गया है। तीसरा लिखिए, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है, इसके बारे में लिखिए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी शहरी क्षेत्रों में पब्लिक परिवहन का अधिक प्रयोग करने के लिए इस योजना को 2006 में चलाया गया था तथा 2014 में इसका पुनः समीक्षा की गई थी। 2014 में इसकी पुनः समीक्षा की गई थी। इसके बाद चौथा लिखिए, सफर, इसमें लिखिए, भारत में वायु की गुणवत्ता की जांच करने वाली पहले मोबाइल एवं सेवा सफर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया है। सल्फर सेवा का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है। इसका नाम याद रखना, सफर का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। आगे लिखिएगा, यह एप्लीकेशन उपयोग करने वालों को रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु की गुणवत्ता बताएगा। ये एप्लीकेशन जो है आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे टॉपिक डालिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की पहल। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए यानी कि सरकार का क्या क्या योगदान रहा है या सरकार की क्या विचार है, क्या पहल है, उसके बारे में लिखो। पहला, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता का सूचकांक तैयार करना। दूसरा लिखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना। तीसरा लिखिए, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम प्रारंभ करना। चौथा लिखिए, लाल, नारंगी, हरित और श्वेत सारणी के तहत औद्योगिक सेक्टर का वर्गीकरण कर देना। जैसे वर्गीकरण कैसे किया, पहला लिखिएगा, जिनका प्रदूषण सूचकांक 60 से ऊपर है उनको लाल श्रेणी में रखा गया। सेकंड लिखो, सूचकांक 41 से 59 तक यानी कि 59 के बीच है उनको नारंगी श्रेणी में रखा गया। तीसरा लिखिएगा, सूचकांक 21 से 40 के बीच हरित श्रेणी में रखा गया और सूचकांक 20 से कम को जो है श्वेत श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया? श्वेत यानी कि सफेद श्रेणी में रखा गया। पांचवा लिखिएगा, व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक, व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक। और इसके अंदर छठा लिखिए, वायु प्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम 1981 जारी किया गया। इसके पश्चात 1981 के अधिनियम जो है उसके अंदर केंद्र व राज्य की क्या शक्तियां दी गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिएगा, केंद्र व राज्य की शक्तियां। पहला लिखिए, राज्य के किसी भी क्षेत्र को प्रदूषित क्षेत्र घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। दूसरा, प्रदूषित क्षेत्र को औद्योगिक क्रियाओं का संज्ञान करना राज्य की जिम्मेदारी है। तीसरा लिखिए, वायु प्रदूषण का सैंपल इकट्ठा करना राज्य की जिम्मेदारी है। उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाने का अधिकार राज्य को है। पांचवा लिखिए, प्रदूषित इकाई को बंद करने का अधिकार राज्य को है। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर एक्शन ले सकते हैं अपने अपने स्तर पर। इसके पश्चात अगला टॉपिक लिखिए, जल प्रदूषण। अगली क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। संपूर्ण रूप से इसके अंदर नदी, समुद्र
और गंगा परियोजना और सारी जो परियोजनाएं हैं उनको अपन अगली क्लास में समेट लेंगे। और अगली क्लास में जल प्रदूषण के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास छोटी नहीं है, ये मत समझिएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। जल प्रदूषण जो टॉपिक है उसको मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। बस इतना आग्रह है, जितना दिया जा रहा है उनको लेते चलिएगा। प्लान बी भी जो है मैं साइज सक्रिय करने वाला हूँ थोड़े दिनों बाद में। आप लोग थोड़ा सहयोग जरूर दीजिएगा प्लान बी को सक्सेस बनाने के लिए, और उस पर काम करेंगे। ठीक है, पहले नहीं बताऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और ये जो पसीना बह रहा है इसकी कीमत आप ही को चुकानी है। ठीक है, चुकाना जरूर, लेकिन